पर विशेष कार्यक्रम स्वच्छता समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। An eye on big news of the day with a close watch on developing stories, news of the nation, world, sports, markets and entertainment in a new style. Incisive analysis of the big stories by DD News reporters and experts. Watch Midday Prime English Monday to Friday 2 p.m. only on DD News. आम लोगों की खास कहानियां। गुड न्यूज आपका जो कार्यक्रम एक चलता है, सकारात्मक संदेश पहुंचाने का तरीका आपका बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। दूरदर्शन की रीच इतनी ज्यादा है, बहुत लोगों ने शायद इसको देखा। बनिए गुड न्यूज इंडिया का हिस्सा, भेजिए अनकही प्रेरक कहानियां। गुड न्यूज इंडिया सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक अभियान जिसने बदल दी देश की तस्वीर। जन आंदोलन में बदला स्वच्छता अभियान। गंदगी मुक्त भारत के लिए राष्ट्र हुआ एकजुट। देश के हर कोने से स्वच्छता की खबरों के लिए देखिए डीडी न्यूज पर विशेष कार्यक्रम स्वच्छता समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जनादेश 2019 में सुबह से 6 बजे से लगातार हम आज के इस चुनावी कवरेज में आपके साथ में मौजूद हैं। किस प्रकार से 17वीं लोकसभा की तस्वीर तय होने जा रही है, ये आज तय हो गया है। एनडीए अपनी दम पर 333 सीटों के आसपास पहुंचता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी की बात की जाए तो वो पिछली बार के प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए 284 सीटों से आगे निकलती नजर आ रही है। अपने आप में इस वक्त की बड़ी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के आखिर मायने क्या है, किस जगहों से ये रुझान आ रहे हैं, किन राज्यों से ये नतीजे निकल के आ रहे हैं, उस पर हम करेंगे लगातार विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ में आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौतम। Thanks, Arendra. And we will be also talking about with special guests, and we'll just introduce that guest to you as well, in terms of the kind of preparations that went into what you're seeing on the screen right now. All the backstory of how this coverage has gone, not just for DD News or DD India, our sister channels, but the entire network of Doordarshan, All India Radio, the efforts made by Prasar Bharati. We'll be talking about that as well. But let's now tell you in terms of what the broad stroke results or the indications that leads that are coming in are. As Arendra said, it does seem, if things go as right now indicated through the trends, it's the BJP that is increasing its mandate better than the last time. So is the NDA. For the opposition, if you talk about the Congress right now, it seems even a consolation prize of the leader of opposition is turning out to be a bit of a struggle. बिल्कुल, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हम इस तमाम बातों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति जी हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ में प्रणव गुप्ता मौजूद हैं, जो कि चुनावी विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। प्रणव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि शेखर वेम्पति जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हम अगर बात करें, जब देश में चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा विश्वसनीयता के आधार पर अगर किसी की तरफ लोगों की नजरें रहती हैं, वो होता है दूरदर्शन प्रसार भारती। उसकी तरफ नजरें रहती हैं कि आखिर इनके माध्यम से क्या खबरें जनता तक पहुंच रही हैं। इस बार के चुनाव में जिस तरीके से प्रसार भारती ने पूरी एक बड़ी तैयारी की थी, आपको लगता है कि वो अपने आप में एक अद्वितीय था, अपने आप में आज से पहले कभी नहीं रहा, इतनी बड़ी और लार्ज स्केल पर तैयारी रही है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत खुशी हुई है आज यहाँ पर आके। जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है चुनाव को लेकर,
टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आई थिंक इस पे आज दोनों दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने काफ़ी सारा प्रिपरेशन किया हुआ था और इसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है विद दिस यूनिक एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव डन टुडे ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जहां हमने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हमने लाइव स्ट्रीम अपना डाला है, जिससे रियल टाइम अपडेट्स सभी को मिल रहे हैं चुनावी लीड्स को लेकर। और ये एक तरह से इतना इसका रिस्पांस रहा है that it has crossed all the charts in terms of historical digital performance of be it DD News or even All India Radio. And for the first time we also have a live stream of All India Radio available on mobile apps as well as on digital radio. And I think it's the credit of both the teams from the TV side and the radio side that we all come together to develop deliver on these results in real time to citizens both in India and across the world who have been keenly following today's election results. Could you elaborate on the efforts that were made, Mr. Vempati, as well, because people need to understand that too. We are, of course, the largest network in the country. We are the public broadcaster as well. But they need to understand what kind of effort has gone into this and how challenging it was, both on the technical front and logistically as well. Yeah, I think one of the key highlights was the large volume of reporting that has happened on the elections, running into several hundreds of hours. So that is one aspect. Second aspect was the reporting that has happened from the length and breadth of the country in multiple languages, and all of this is available digitally for the first time, which is a very unique thing. So not only do you have the Hindi and English streams of DD News and DD India available, but you also had all of your regional news units stepping up and delivering news digitally with a specific focus on the various regions and in a language that is relevant to that region, and that was very clearly visible in their performance. If you see how DD Sahyadri, for example, has done on Marathi news, or DD Guwahati has done on Assamese news. It's phenomenal. Just the sheer, what it also underscores is the changing nature of the digital landscape in India, where there's a lot of demand for content in the local languages of that region, and because Doordarshan and All India Radio have this wide network and have this strength to be able to deliver in so many languages and dialects, they've been very uniquely positioned to take advantage of this digital opportunity. शशि शेखर जी, अगर चुनावी कवरेज के लिहाज से बात की जाए तो अपने आप में हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, और ऐसे में हम देखते हैं तमाम ऐसे प्राइवेट चैनल्स हैं, तमाम अन्य ऐसे लोग जो एक लेवल तक सीमित रहते हैं, कई बार जहां पे ज्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स होती है वहां तक अपने आप को केंद्रित रखते हैं। लेकिन दूरदर्शन, प्रसार भारती, AIR की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर लेह लद्दाख तक जो सुदूर इलाके हैं, चाहे पोर्ट ब्लेयर की बात हो, वहां तक भी हम चुनावी कवरेज या कहा जाए एक तरीके से बैलेंस बनाने के उस पर आगे बढ़ते नजर आते हैं। आपको लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच के साथ में सभी रीजन्स को प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन देना, ये भी अपने आप में बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है? हाँ बिल्कुल। एंड आज आप देख रहे हैं, आप यू आर रिपोर्टिंग फ्रॉम मोर देन 50 लोकेशंस लाइव ऑन टीवी, एंड आई वाज लिसनिंग टू द लाइव। आपको रोकना चाहूंगा, हम इस वक्त सीधे हमारे सहयोगी विशाल वरिष्ठों के पास चलेंगे, जो इस वक्त कर्नल राजवर्धन जितने अखबार होते थे इस देश की सरकार के बारे में भ्रष्टाचार के बारे में लिखते थे। 2014 के बाद इस सरकार की अचीवमेंट्स के बारे में लिखा जाता है। इस देश के नागरिकों ने यह भी देखा कि बिना किसी भेदभाव के जो वोट बैंक की राजनीति होती थी उसमें सिर्फ स्लोगन दिए जाते थे, यहां बिना किसी भेदभाव के जो देश के साधन हैं वो देश के नागरिकों के पास पूरी तरह पहुंच रहे हैं, उसमें कोई चोरी चकारी नहीं हो रही। एक नई राजनीति देखी, और इस नई राजनीति के चलते ये इतिहास में आप सब रिसर्च करके बताइए कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2014 में आई, वो 5 साल के काम करने के बाद वापस पूर्ण बहुमत की तरफ जाती हुई, ये प्रो इनकम्बेंसी वोट, ये जो लोग कहते हैं कि साहब कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप को इतना ऊंचा उठा दिया कि उनके सामने खड़े रहने की औकात किसी की नहीं रही। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि विपक्ष सेवा भाव पर आए, सेवा करे लोगों की, आरोप लगाने बंद करे। मैं देश के मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अपोजिशन पूरी तरह से खत्म हो गया है, आपको लगता है कि संसद में आपको विपक्षी देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो अपने आप में बड़ा बैलेंस तरीका है। वो हर पहलू देखते हैं अपना निर्णय लेने से पहले, और सिर्फ इमीडिएट पॉलिटिक्स नहीं देखते, वो बहुत लंबी सोच रखते हैं। और इसीलिए
बैलेंस्ड निर्णय लेते हैं और यही कारण है कि आज सबको विश्वास है। हर जाति, धर्म, पंथ सबसे आगे बढ़कर वोट मिल रहा है। हर प्रांत से वोट मिल रहा है जहां आज तक नहीं मिलता था। यही कारण है कि देर से आए पर दुरुस्त आए। इस देश में कम से कम ऐसे नेता तो आए जो इस देश को मजबूत बना सकते हैं। सर, इतना बड़ा जनादेश मिला है, आपको लगता है इतना बड़ा जनादेश मिला है, आपको लगता है कि इतना बड़ा जनादेश मिला है, आपको लगता है कि आपके लिए अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है और ये आप लोगों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, निसंदेह जिम्मेदारी तो हमेशा रहती है। ये इतने बड़े देश के लिए काम करना और जो इतने सालों से जो पिछड़ा हुआ था उसके लिए काम करना, एक तेज गति से काम करना, इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उस ब्यूरोक्रेसी की काम करने का ढंग में तब्दीली लेना, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव का काम शुरू हो गया है। अब तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका ये कहना है कि पूरे देश का जो मैंडेट है वो इस बात का गवाह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कद को इतना बढ़ा लिया कि सामने कोई ऑपोजिशन ही नहीं बचा। कैमरामैन राकेश रिक्की के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। तो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ गौतम इस बात को कहते हुए कि सरकार के काम पे वोट पड़ा है और एक तरीके से मोदी सरकार का जो काम रहा उस पे जनता का एक तरीके से समर्थन है। शशि शेखर जी, आप इस बात से पहले अपनी बात रख रहे थे कि कैसे बैलेंस अप्रोच के साथ में सभी जगह का रिप्रेजेंटेशन इतने बड़े चुनाव में करने के लिए प्रसार भारती ने एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क लिया, तो उस पर कामयाबी से आगे बढ़े थे। बिल्कुल, जो आपके रिपोर्टर नेटवर्क है एंड रीजनल यूनिट्स है, I think they have brought that intense depth of reporting from the various regions, because it's often in a breaking news environment we get caught up in the headlines, but the real story of a day like this is from the various regions, the different corners of India, what exactly has happened, and bringing that onto a national platform is a very unique role that Doordarshan and All India Radio have played. So once again, I think my best wishes and on a job well done in delivering today's developments. Of course, events continue to unfold, and I hope everyone is watching DD News and DD India and listening to AR News through the day as we see how the events will unfold today. Right, and I wanted to bring you back to the challenge of this expanded mode that we have in these elections, of covering these elections and bringing all the information to the people, because it's also said that the wider and bigger things get, it becomes more challenging to ensure that everything is seamless and in sync. So to what extent has technology helped with that, and of course the personnel as well, people who are in the field, even behind the scenes? Absolutely. I think the story behind the scenes is all about how you use technology to bring different teams together to deliver on this experience that you created today. And I think one of the things that I have seen personally is the increased use of smartphones, mobile journalism, WhatsApp, in coordinating, getting updates in real time, and bringing teams which are geographically dispersed across India. I think it's a tremendous achievement, and I think this shows us the way forward in terms of how Prasar Bharati can leverage the strength of its network to be to play that unique responsibility of a public broadcaster. And another challenge in that is to maintain the standards that Doordarshan and the entire Prasar Bharati family has set of being the most trustworthy, reliable. It's not just about running around like headless chickens that we see in some other networks, just trying to get ahead of each other. That's a very pertinent point. I think it's doubly responsible on us that we are accurate, authentic and credible. Often we may be perceived as slow. Often we may be perceived as not on par with the private sector and some of the latest developments in terms of technology or use of technology. But I think what the public broadcaster has been able to do is been that sober voice of sanity, the truth, in delivering what exactly is happening across India. And today that got a tremendous boost with the collaboration that we've done with the digital platforms. So because this has given us wide visibility both within India and across the world. शशि जी, पूरे तरीके से अगर हम बात करें न्यूज प्लेटफॉर्म की, तो एक तरीके से पूरा लैंडस्केप चेंज हो रहा है, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेके या जिस प्रकार से तकनीक का इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के नए प्रयोगों के साथ में हम प्रसार भारती को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं? किस प्रकार की कार्य योजनाएं फिलहाल इस वक्त कहीं एक पाइपलाइन में कही जा सकती हैं? एक क्लियर एरिया जहाँ पे वी कैन बिल्ड स्ट्रेंथ गोइंग फॉरवर्ड इज मोबाइल जर्नलिज्म,
जहां हम स्मार्टफोन्स की यूसेज को और भी ज़्यादा कर सकते हैं और भी इनोवेटिवली कर सकते हैं, ताकि हम लाइव रिपोर्ट्स को कैप्चर करें देश भर से एंड उनको नियर रियल टाइम में रिपोर्ट करें। तो ये एक बिल्कुल इनोवेशन है जो आगे जाके होगा। दूसरी चीज़ यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक HD 4K वगैरह, so that there is far more detail that we capture in our reporting. So these are few areas that I foresee that we will build strength on in the years to come. जी बहुत बहुत शुक्रिया शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम खुद प्रसार भारती का हिस्सा है और जिस क्रेडिबिलिटी की जिक्र करते हैं इसको हमने बना के मेंटेन करके रखा हुआ, उसमें तकनीक के समावेश के साथ में हम नित नए आयाम को छुएंगे और तमाम लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों को शेयर करने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रणव गुप्ता भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। प्रणव, अगर हम अभी तक के आंकड़ों के लिहाज से समझने की बात करें तो 542 सीटों के रुझान आ चुके हैं और एनडीए 341 सीटों पे बढ़त बनाए हुए, ये अपने आप में पिछले प्रदर्शन से काफी आगे निकलता हुआ, क्या बड़ी एक तरीके से वजह कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं जो आप देख रहे हैं कि ये आंकड़ा इतना आगे तक 341 तक पहुंचता दिखाई पड़ रहा है एनडीए के पक्ष में? देखिए, एक बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस का एक कोलैप्स हो रहा है। कांग्रेस जो हिंदी हार्टलैंड में, नॉर्थ इंडिया में 2014 में बहुत बुरा करी थी, उसकी परफॉर्मेंस वहां इंप्रूव नहीं कर रही है कांग्रेस। और कुछ स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस को 2014 में सीट्स मिले थे, वहां पर कांग्रेस की सीट्स घट रही हैं। कांग्रेस को कर्नाटका में 2014 में 9 सीट जीती थी कांग्रेस कर्नाटका में, जहां अब कांग्रेस केवल 3 सीटें जीत रही है। कांग्रेस गेन कहाँ कर रही है? कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादातर 3 राज्यों में गेन कर रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस को 8 सीटें आ रही हैं, जिसका मुख्य कारण जो है वो अलायंस है। कांग्रेस केरला में 8 से 16 सीटों पर जा रही है, पर उसका कारण यह है कि बीजेपी वहां पर अपना वोट बढ़ा रही है, जिस कारण और बीजेपी और लेफ्ट केरला में एक वोट शेयर करते हैं। तो उस कारण से, क्योंकि बीजेपी सेंध मार रही है लेफ्ट के वोट में, कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। और दूसरा पंजाब में जो कांग्रेस गेन कर रही है, उसका मुख्य कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी पॉपुलैरिटी। इसके अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ऑफ कोर्स इट इज अ बिट ऑफ अ सैड स्टोरी there for the Congress, but right now let's go across to the BJP headquarters. Shahnawaz Hussain is joining us. शाहनवाज जी, बहुत बहुत बधाई, आप बधाई के पात्र हैं। लगता है अभी से ही जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, तो बीजेपी, न केवल बीजेपी, पूरा एनडीए ही पिछले प्रदर्शन से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। किसको श्रेय देते हैं? क्योंकि बहुत लोग विश्लेषक हैं, वो सीधा मोदी जी को श्रेय देते हैं, आप किसको श्रेय देंगे? देखिए, पूरा श्रेय ही मोदी जी को है, मोदी जी के नाम को, मोदी जी के काम को। और विपक्ष भी मोदी ही कर रहा था। हम लोग उनके लिए पॉजिटिव तौर पर बता रहे थे कि देश कह रहा है कि पूरा देश चौकीदार बना है, आज वोटर चौकीदार बना है। और जिस तरह से मोदी जी को गालियां दी गई, जिस तरह से उनके बारे में मंच पर नारे लगवाए गए, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई विपक्षी पार्टी इतनी गैर जिम्मेवार हो कि वो देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के ओछे शब्द का उपयोग करे, इस तरह की गालियां दे। उनको 100 से ज्यादा गालियां दी इस चुनाव के अंदर। विपक्ष के लोगों ने गालियां दी, जनता ने वोट के जरिए आशीर्वाद दिया है। मोदी जी ने कहा था कि जो विपक्ष की गाली की माला है, उसको हम आशीर्वाद की माला मान के पहन लेंगे। और जनता ने उसको आशीर्वाद में बदलने का काम किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल तक एक दिन छुट्टी नहीं ली। इस चुनाव को तीर्थ यात्रा की तरह किया, पूरे देश के अंदर ये मान के कि वो इस देश के चौकीदार हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि देश की चौकीदारी की जाए जी। उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ कर चलने का काम किया। एक फैक्टर मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि कहा जाता था कि लोग जात के नाम पर पार्टी बना लेंगे, 2 जात की पार्टियां मिल जाएंगी और नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनौती देगी। अब ऐसा नहीं है। अब लोग जात, मजहब, भाषा, प्रांत की दीवार से उठकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और ये चुनाव संदेश किया है जी। शाहनवाज जी, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा वही राज करेगा। शाहनवाज जी, आप जो पॉलिटिक्स करने की बात करें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में समझना चाहूंगा। अभी भी बावजूद इसके आप लोग इतना बेहतर कर रहे हैं, लगभग 20-22 सीटों का नुकसान होता अभी तक के रुझानों में आपको दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से इस गठबंधन की राजनीति को आप लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है? नहीं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 पार्टी ने गठबंधन किया
तो कई जगह लोगों ने इस बात को जान लिया कि ये गठबंधन है सत्ता हथियाने का, और कई जगह उस गठबंधन को उन्होंने जमीन पर लाने का काम किया। इसलिए ऐसी उन सीटों पर हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी फाइनल टैली जब आने लगेगी, क्योंकि बहुत क्लोज मार्जिन, जहां हम पीछे हैं वहां क्लोज मार्जिन है, जहां हम आगे हैं वहां बहुत वोट से आगे है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में ही अगर हम अमेठी की बात करें, एक बहुत टफ कॉन्टेस्ट वहां नजर आ रहा है। अपने आप में ये पहली बार है कि जब कभी राहुल गांधी आगे होते हैं तो कभी स्मृति ईरानी वहां पे आगे नजर आते हैं। किस तरीके से आप अमेठी की इस पूरी सियासी लड़ाई को देख रहे हैं? देखिए, ये सही है कि अमेठी में राहुल गांधी जी खुद ही मान गए थे कि वो जीतने वाले नहीं है, इसलिए तो वयनाड गए थे। शहनवाज जी, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जनता से बात कर रहे हैं, इस वक्त प्रेस से बात कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। मैं आपका वापस आता हूँ। अरे वो कहाँ गए? उसका सपना साकार होगा। नरेंद्र भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई शंका ही नहीं है कि वो 5 साल में देश की जनता को जो विश्वास रखा है उसको वो सफल। हम सुन रहे थे विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री, क्योंकि गुजरात में एक बार फिर से पिछला प्रदर्शन दोहराते हुए क्लीन स्वीप की करती बीजेपी नजर आ रही है। शहनवाज जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, क्योंकि हम गुजरात चले गए थे, वहां से भी आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं, वहां पे मुख्यमंत्री का रिएक्शन ले रहे थे। मैं आपसे जो बात कर रहा था अमेठी की लड़ाई को लेकर, आप अपनी बात रख रहे थे। देखिए, अमेठी के अंदर भी हम लोगों ने 5 साल तक हमारी उम्मीदवार जो स्मृति ईरानी जी हैं उन्होंने पूरी मेहनत की है, और राहुल गांधी जी पूरे मुल्क में घूम के कबड्डी खेलते रहे, गाली देते रहे। लेकिन अमेठी के लोगों को लगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी आए तब यहाँ विकास हुआ है। गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी का इंतजाम किया गया, और जब से योगी जी की सरकार आई तब वहाँ कानून व्यवस्था का राज ठीक किया गया। तो इसलिए अमेठी के अंदर भी लोगों को लगता है कि जब पूरा देश मोदी जी के साथ है तो अमेठी के लोग मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी लीड कर रही हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अमेठी भी जीतेंगे। क्या वजह आपको लगती है कि ये जो अंक गणित की बात की जा रही थी शहनवाज जी कि महागठबंधन बना है, और अगर जातीय समीकरणों को देखा जाए और समुदायों को देखा जाए तो बीजेपी काफी पिछड़ सकती है, ऐसा होता दिखा नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? नहीं, मैं मानता हूं कि जो जातीय गठबंधन बनता है, महागठबंधन क्या है, वो जातीय गठबंधन था। लेकिन हम जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर काम करने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 132 करोड़ हिंदुस्तानी को भारत का अंग माना है, उसकी सेवा को अपना धर्म माना है, अपना फर्ज माना है। उन्होंने कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर मुल्क को लेकर चले हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत पर लोगों को लगता है कि भारत को ऐसे नेता की जरूरत थी, वो नेता मिल गया है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जी, हम 11वें नंबर पे थे इकोनॉमी में, हम 6ठे स्थान पर पहुंचे। तो लोगों को जब लगने लगा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ेंगे, तो सबने साथ दिया है। और इसी वजह आपने शुरुआत में भी मोदी जी को जीत का श्रेय दिया है। शाहनवाज जी, आपने शुरुआत में भी मोदी जी को जीत का श्रेय दिया, लेकिन जो लोग इसमें भी मीन मेक निकालते हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति दल से बड़ा होता जा रहा है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देंगे? जी, एक बार दोहरा दें क्वेश्चन। मैं आपसे कह रहा था कि अब लोग कह रहे हैं कि व्यक्ति दल से बड़ा होता जा रहा है, जिस तरह से मोदी जी को इस जीत का श्रेय दिया जा रहा है, आप उस बात का जवाब कैसे देंगे? देखिए, मोदी जी का हमारी पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत, उनका काम और उनकी जिम्मेदारी, और हमारे संगठन के जो अध्यक्ष अमित शाह जी, उनकी मेहनत। क्योंकि देखिए, हम मोदी जी अकेले चौकीदार हैं जिसके पीछे एक लंबी कतार है। पूरी
11 करोड़ सदस्यों की पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ लगी रहती है और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है क्योंकि ये चुनाव हमारे कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी देता है और मैं मानता हूं कि मोदी जी की जो शख्सियत है उसका पॉजिटिव वोट है और हमारे विरोधियों को जो कम सीटें मिल रही है वो उनका निगेटिव वोट है। शहनवाज जी जो लोग निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। शहनवाज जी, आपके पीछे से पटाखों की आवाज आ रही, संभवतः सेलिब्रेशंस की शुरुआत हो चुकी है, जाहिर सी बात है। मैं आपसे जो एक सवाल लेके आपके पास आना चाह रहा था वो ये, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर मिल गए हैं। जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि जितनी बड़ी शख्सियत की बात कर रहे हैं आप, काम की बात कर रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, बावजूद उसके दक्षिण भारत के राज्यों में, अधिकांश राज्यों में आपकी उतनी मौजूदगी इस सब प्रदर्शन के बावजूद क्यों नजर नहीं आती? क्यों आप अभी एक तरीके से हिंदी हार्टलैंड के बड़ी पार्टी के तौर पे ही अभी क्यों कहे जा रहे हैं इस प्रदर्शन के बावजूद भी? देखिए, ये सही है कि तमिलनाडु में या केरल में ये 2 राज्य हैं, दक्षिण के राज्य आप देखिए, कर्नाटक में तो हमारा काम बहुत बड़ा है, लेकिन तमिलनाडु में और केरल में हम वैसी प्रेजेंस, हमारा वोट शेयर बढ़ा है। वहाँ की जो राजनीति है डीएमके अभी भी वो राजनीति वहीं पर फंसी और हम एक गठबंधन में थे, वो गठबंधन अच्छा परफॉर्म करता तो हम भी करते। केरल में हम एक बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। ये केरल में कांग्रेस को जो सीटें आई हैं वो आप मान लीजिए कि अगली बार विधानसभा के चुनाव में उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही होनी है। जिस तरह हमने त्रिपुरा के अंदर पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का सफाया किया, अगली बार हम केरल में भी हमने दस्तक दे दी है। जैसे मानसून आता है ना सबसे पहले केरल में, समझिए वहाँ भी केरल में भी बीजेपी का मानसून आ गया है। तो अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे केरला में तो उसको पूरी पुरजोर तरीके से लड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से। जी जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हुसैन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात की। Thank you for joining us. And Ashok Tandon, senior journalist, has now joined us as well. You were hearing what Shahbaz Hussain was saying, Ashok Tandon, but let me ask for your assessment first of these results as you see them right now. They paint a very clear picture. No, 2 states I think need to be discussed because in Bihar, if I may say so, Bihar was a perfect test case in this election because there were 2 distinct alliances. There was no ambiguity about the alliances. Forces were very clear, and it was expected that the RJD-led alliance, where the Congress was also a party, will give a tough fight to the NDA. But the results are really very disappointing from the point of view of the RJD alliance because they can't give any excuse now, no alibi that why the alliance has failed to take off. So that is one study because the BJP... But do you think it was as formidable as the alliance against the NDA, the BJP in Uttar Pradesh? Because in case of Bihar, there were internal squabblings within the RJD camp and it wasn't a very convincing fight that they were running because Lalu Yadav, their star really, and the one who really ran the affairs was in jail. No, of course, that's exactly what I'm saying, that on paper the alliance was perfect. Caste combination, but when it started working, the problem started from within the Lalu family. The 2 brothers were not seeing eye to eye with each other, and the absence of Lalu Prasad Yadav also was a main factor why the alliance could not take off. So therefore the results in Bihar I think is an eye-opener because there all forces of the anti-BJP and the alliance were together as compared with UP, because at least in UP Congress was not part of the Mahagathbandhan. The other state which needs to be examined very closely is Karnataka, because there the JDS and Congress alliance was intact, but that alliance also remained on paper. There were internal problems, accusations have already started, many people in the Congress have started blaming Siddaramaiah. So I think these 2 states where the alliances have gone haywire, there will be implications of the opposition unity post-election. So that was a very interesting thing.
which I think as a student of political science we will have to examine, because that will also reflect how the opposition unity is maintained. No, till yesterday Chandrababu Naidu and other was trying to put up a united face post-election scenario. Now in the post-election scenario we see YSR Congress has swept the poll in Andhra, all 25 seats, and they have 2/3 majority in the assembly. Similarly, even Naveen Patnaik's BJD has got an absolute majority in the assembly, and they have done fairly well, because in the light of the BJP surge in Odisha, we were still hoping that BJP will touch a double figure, but he has retained, or he is at least retaining 14 of the 20 seats. But I think for Congress particularly, because once they launched Priyanka also, and it was expected that at least they will regain some lost ground. But look at the figures which is coming up. They may still be short of couple of seats to get at least recognition as opposition party in Lok ये कांग्रेस सामने एक बड़ी चुनौती है, क्या उसे मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी मिल पाएगा? प्रणव हमारे साथ में मौजूद है। प्रणव, अगर हम कांग्रेस के लिहाज से समझना चाहें, क्या वो बड़ी समस्या आपको नजर आती है उसकी राजनीति के लिहाज से? क्योंकि हमने देखा राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, यहाँ पे कांग्रेस सत्ता में है। उसके बाद अभी के जो नतीजे हैं उसमें तीनों जगह बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही। छत्तीसगढ़ में अभी कांटे का मुकाबला चल रहा था, सुबह होने था, उसके बाद में अभी 9 सीटों पे बीजेपी आगे है, 2 पर कांग्रेस आगे, मतलब वहां पर भी अब बीजेपी बेहतर करती नजर आ रही है। आपको क्या बड़ी वजह लगती है कांग्रेस के लिहाज से, क्या गलत गया इन राज्यों में सत्ता हासिल करने के बावजूद भी? देखिए, अगर आप देखें तो ये एक तरीके से कांग्रेस की जो एक सेकंड जनरेशनल डायनेस्टिक लीडरशिप है उसके खिलाफ एक वर्डिक्ट है, क्योंकि अगर आप असम में देखें तो तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई, सुष्मिता देव वो हार रहे हैं, फिर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हार रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो सेकंड रंग लीडरशिप है कांग्रेस की, यंग लीडरशिप, वो हार रही है। और दूसरी बात ये काफी लोगों ने बोला था कि हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगर कांग्रेस लीड कर रही थी, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीते थे, तो वो लोकसभा चुनाव में अच्छा करेगी। पर राजस्थान में हमने देखा क्या हुआ। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो अपने बेटे वैभव गहलोत की सीट पर ही कैंपेन कर रहे थे, बाकी सचिन पायलट, बाकी सीटों पर ज्यादातर सचिन पायलट को कैंपेन करना पड़ा। तो वहां पर स्थिति काफी समय से क्लियर थी कि हमें पता था क्या होने वाला है। Let's in fact get the Congress view here. Rajiv Tyagi is joining us from the AICC headquarters. Rajiv Tyagi, first of all, it seems that by now you should be ready to concede that not just the Congress, the UPA, all the forces that are aligned against the NDA and singularly Prime Minister Modi have lost. Are you willing to concede? First of all, I would like to say that in democracy, that is the will of the people and the choice of the people. The people deserve the government which they choose. They are choosing NDA, and I must congratulate them for their thumping win. Second thing is that we tried our level best to the trends are showing, as per the trends which are showing, and I must congratulate my friend who is sitting on behalf of BJP in this panel, and to all persons who have voted for BJP and NDA, and I must thank to all persons or the citizens of India who have voted for Congress and UPA. But we will try our level best, we will try hard, and in Hindi I can say one thing, मानता हूँ और सब हार नहीं मानता, अपनी अगति में आज नहीं जानता, आज भुक्तोजित हो गया स्वर्ग भी, कल लेके दिखा दूंगा मैं अपवर्ग भी। तो हम लोगों को yes, we have to work hard, we have to work hard again for 5 years, and we will again come back in the battle, and we'll try our level best. राजीव जी, ये बहस किसी इस लिहाज से नहीं कि आपको कोई एक तंज लगे कि आप अगर सीटों पे हारते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये भी जरूरी है कि मुख्य जो विपक्षी दल है वो ऐसी स्थिति में रहे, कम से कम वो सरकार पे दबाव बना सके। आज आप फिर एक बार उस स्थिति में नजर नहीं आ रहे जहां पे मुख्य विपक्षी दल के एलओपी की जो कुर्सी है वही हासिल कर सके लोकसभा में, आप उस प्रकार की सीटों के आंकड़े तक सिमटते नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में पूरी कांग्रेस की सियासत पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, नेतृत्व पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने समय के बाद भी आपके पास में उस प्रकार का एक नेतृत्व या कहा जाए इस प्रकार की एक अपील नहीं है कि आप जनता को अपने तरफ ला सकें। देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपसे बहुत विनम्रता से और शालीनता से कि लोगों का जो मैंडेट होता है उसके आगे सर झुकाना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जीत भी बड़े शानदार तरीके से लेनी चाहिए और अपनी हार भी शानदार तरीके से लेनी चाहिए। I'm sorry, I'm going to have to stop you for the moment.
because we have Vasundhara Raje of the BJP speaking. धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने भरोसा रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी को यहाँ तक लाने का काम किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश वाले भी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि अभी कुछ दिनों पहले तक सत्ता परिवर्तन से पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और 25 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार भी ये आंकड़ा कमोवेश लगभग उसी प्रकार से जाता नजर। दुष्यंत सिंह जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप में जाहिर सी बात है राजस्थान का जो बीजेपी का पूरा एक चेहरा उस पर कहीं ना कहीं खुशी की नजर दिखाई पड़ेगी। राजीव त्यागी जी, मैं आपसे यही सवाल लेकर फिर से आ रहा हूँ कि जो जिस प्रकार की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, आपकी जो कांग्रेस की सियासत है वो उस पर जनता मुहर नहीं लगा रही, अपने आप में आपके नेतृत्व पे भी सवाल खड़ा करता है। देखिए, जब आप हारते हैं तो आप अनाथ बच्चे की तरह से होते हैं, जिसको सभी लोग कहते हैं कि उसे तरह तरह के ज्ञान दिए जाते हैं, उस व्यक्ति के कान मरोड़े जाते हैं। और जब आप जीतते हैं तो बहुत सारे आपके पिता होते हैं, बहुत सारे आपके रिश्तेदार हो जाते हैं। ये ठीक वही परिस्थिति राजनीति में जीत हार में होती है। और मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि अभी फिर भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि क्या हमारी फाइनल फिगर आती है, फाइनल टैली आती है। और निश्चित रूप से व्यक्ति को कभी भी किसी भी क्षण निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, अपनी आशाओं पर विश्वास रखना चाहिए। मैं कभी कभी कविता भी लिखता हूं तो 4 लाइन सुना देता हूं। नर हूं मैं, जीवन में निराश नहीं होता, जीवन में आशा और विश्वास नहीं खोता। क्या हुआ जो राहें मेरी पथरीली, फिर भी अपने कदमों की लय को नहीं खोता। Very poetic responses we're getting from Mr. Tyagi. I'd request you to stay with us. Jairam Viplav of the BJP is also joining us. Jairam Viplav, do you also have a couplet Please to come back as far as your win is concerned to what Mr. Tyagi had to say? देखिए, आज का जो परिणाम है वो युवाओं के रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था की उड़ान, किसानों के सम्मान और देश के सुरक्षा के नाम है। भारत की जनता में जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विश्वास और उम्मीद की अलग जगाई थी, वो 5 वर्षों के काम में उन उम्मीदों को उन्होंने विश्वास में बदला है और वो उस विश्वास का आज परिणाम इतने बड़े बहुमत के रूप में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिला और उन्होंने जो वादे किए थे किसानों को ठगने का काम किया, उसका परिणाम आज तीनों राज्यों में इनको देखने को मिल रहा है। क्या हुआ कि आखिर 6 महीने में वहाँ की जनता ने अपने मत को बदल दिया। वो इसी कारण से बदला क्योंकि इन्होंने उनको छलने का काम किया है और इनका तो अतीत वही रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आज तो खुशी का दिन है क्योंकि भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और 30 वर्ष के बाद पहली बार जयराम, आपने जो ये सवाल खड़ा किया है, मुझे इस सवाल को लेकर जरा राजीव त्यागी जी के पास जाने की अनुमति दीजिए। मैं आता हूँ आपके पास फिर से। राजीव जी, आधा सेकंड में चाह रहा हूँ, आधा मिनट, कि पूर्ण बहुमत की सरकार 30 सालों बाद फिर से वापस लौटी है पूर्ण बहुमत के साथ। ठीक है, राजीव त्यागी जी किस तरह से इस बात को रिस्पॉन्ड करेंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आपने अभी 5-6 महीने पहले ही सत्ता हासिल किया, उसके बाद वहां से आप क्लीन स्वीप होते एक तरीके से नजर आ रहे हैं, बीजेपी के वहां पे क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। ये क्या बड़ी वजह है जहां पे राज्य के लिए जनता आपको चुनती है और जब देश की बात आती है तो आपको जितना मैं सियासत को समझता हूं, जितना मैं चुनावी राजनीति को समझता हूं, आप देश के बड़े पत्रकार 2 लोग बैठे हैं, मैं इतना जानता हूं कि नगर निकाय के चुनाव से लेकर के, विधानसभा के चुनाव से लेकर के, प्रधानी के चुनाव से लेकर के और देश के लोकसभा के चुनाव तक निश्चित रूप से अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग वोटिंग ट्रेंड होते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि इस लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग ट्रेंड विधानसभा से डिफरेंट था। उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बैठ करके आत्ममंथन करेगी, सोचेगी, विचारेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने मित्र को बधाई दे रहा हूं और बधाई तो कम से कम मेरी स्वीकार कर लेते। आज तो कम से कम ऐसी कोई चुपती हुई बात न की जाए। आज आप जीत रहे हैं। मैंने धन्यवाद, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज, लेकिन इतना बात स्वीकार चाहूंगा, आपका धन्यवाद स्वीकार रहे।
इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, चिंता नहीं, बाहर उजाला या अंधेरा है, चलना मुझे चलना, बस अंत तक चलना है। तो निश्चित रूप से ये हम बहुत स्पष्ट कह दें कि बहुत राजनीति में बार बार प्रयास किए जाते हैं, बार बार चुनाव लड़े जाते हैं, आप जीतते भी हैं, हारते हैं, लेकिन लगे रहते चलने के लिए भी और हम लगे नेतृत्व की जरूरत होती है। और यहाँ पर नेतृत्व के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो कहना होगा, क्योंकि अब दूसरी हार हो रही है, वो भी वैसी ही लगभग उतनी ही करारी हार हो रही है जितनी पिछली बार हुई थी। तो नेतृत्व के बारे में भी देखिए इस विषय पे करना होगा और राहुल गांधी को खुद ही सोचना पड़ेगा, अगर बाकी आप लोग उनको नहीं बोलेंगे तो। इस विषय पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी सन 52 से लेकर के और सन 1999 तक प्रयास करते रहे, लेकिन हारते भी रहे और हारते रहे 1999 में जीतने का काम किया। तो क्या उनका नेतृत्व खराब था? क्या उनके नेतृत्व को हम खराब बता दें? इन गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी को करीब 54 साल सत्ता में रखा। राजीव जी, तो क्या उतना उस लंबा वक्त इतिहास आप दोहराने के लिए तैयार हैं? क्या आप क्या इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं, जितना लंबा इतिहास आडवाणी जी और वाजपेयी जी का रहा हार को लेकर, क्या उतना लंबे इतिहास? दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे ये सवाल भी लेके आ रहा हूँ कि जब वायनाड सीट की ओर जब राहुल गांधी ने रुख किया था अमेठी के साथ साथ, तब ये सवाल उठा था कि क्या उनको यहाँ पे हार का डर है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया 2 सीट पे लड़ने के लिए। आज जिस प्रकार की फाइट है, उस प्रकार के संकेत साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर आप? देखिए इस विषय पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए तो हिंदी हार्टलैंड में हमें निश्चित रूप से जगह मिली। उस जगह को हमें बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन साउथ ने हमें बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से भेजने का काम किया। पार्लियामेंट में 2019 के चुनाव में आप देखेंगे जो हमारे एलाई पार्टनर्स हैं, तमिलनाडु में हम थम्पिंग मेजोरिटी से आ रहे हैं, केरला में हम थम्पिंग मेजोरिटी से हैं, लेकिन नॉर्थ में हमें और मेहनत करनी होगी। और जो आपने इतिहास की बात कही, इतिहास से व्यक्ति सीख सकता है, वर्तमान में जी सकता है, भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है। मैं तो यही जानता हूं, मैंने तो यही सीखा है और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कभी भी आदमी को गिव अप नहीं करना चाहिए। आपसे भी यही कहूंगा और मेरे मित्र जो बैठे हैं, आपकी जीत हुई है, इस जीत की बधाई। लोग बेहतर काम करिए, किसानों के पक्ष में काम करिए, नौजवानों के पक्ष में काम करिए और विपक्ष को साथ लेकर के चलिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। जयराम विप्लव, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस message that Mr. Tyagi is putting across, that take the opposition along as well and work for every section that the opposition feels still needs a lot of work to be done, every section of society? देखिए, जो परिणाम है, जो जनमत आज मिला है, वो एक सफल नेतृत्व, साफ नियत और स्पष्ट नीति को मिला है। और पिछले 5 वर्षों में हमने करके दिखाया। पिछली बार 2014 में हम 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में थी, पूर्ण बहुमत में। बावजूद उसके हमने जो एनडीए का हमारा अलायंस था उसको बनाए रखा और सरकार एनडीए की बनी। 4-5 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 300 पार करेगी, सरकार एनडीए की बनेगी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और उस परिणाम के बाद भी अगर जनता की सेवा के लिए कोई दल हमारे साथ आना चाहता है तो एनडीए में उसका स्वागत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त हमें थोड़ा इतनी ही इजाजत दे रहा है। जयराम विप्लव जी आपका बहुत शुक्रिया और राजीव त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भारतीय लोकतंत्र को लेकर जिस प्रकार की परिपक्वता पूर्ण बातें पक्ष विपक्ष लगातार कर रहा है, कम से कम हमें ये तस्वीरें लोकसभा के पटल पे भी देखने को मिले। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे जनादेश 2019 में आज की इन तमाम बड़ी खबरों के साथ। There is one bank that is accompanying you in the journey of success. Karnataka Bank, your family bank across India. सुनिए, वरुण को हम अगले साल कॉन्वेंट स्कूल में डाल दें? महंगा पड़ेगा। सब फायदों के लिए फीस थोड़ी ज्यादा भी हो तो कम है ना? कम कैसे? जैसे आपकी iTouch स्टार्ट के फायदे, जितनी बार भी स्टार्ट स्टॉप कर लो, ये बिना खटखट चल ही पड़ती है और बैटरी भी नहीं खाती। iTouch स्टार्ट टेक्नोलॉजी वाला TVS XL 100 हैवी ड्यूटी, समझदारी इसी में है। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार, उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया।
लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। देखिए ना सर, गर्मी के मारे इनका पसीना रुक ही नहीं रहा है। एशिया 90। एसीआई क्या है? अमूल कंपनी इनरवेयर। थैंक यू एशिया, यानी अमूल कंपनी इनरवेयर। बेस्ट कॉटन से बना एशिया। अब रहो कंपनी। इंडिया में क्रिकेट खुद एक स्टार है जो खेल खेल में बहुत कुछ सिखाता है। मैच हो या लाइव, मजा तभी आता है जब पारी लंबी हो। ये बातें हैं एक स्टार की पहचान। स्टेडियम के अंदर हो या बाहर, टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टार वाली बात। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। आज हमारा सपना सच हुआ। हमारे सपने कौन सच कर गए? आपकी खुशियों का साथी कर्नाटका बैंक, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश 2019। हम लगातार बात कर रहे हैं किस प्रकार से आज नतीजे सामने आए हैं और इस वक्त की दो एक बड़ी खबरें, क्योंकि हम बात लगातार कर रहे हैं कि जो कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस के लिए जो अमेठी की सीट है राहुल गांधी की, वहां पे वो 5000 वोट से पीछे इस वक्त चल रहे हैं स्मृति ईरानी से। जबकि अगर हम वाराणसी की बात की जाए तो लगभग 2 लाख वोटों के आसपास जीत का अंतर पहुंचता या मार्जिन अंतर पहुंचता नजर आ रहा है पीएम मोदी का। और हम एक बार रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तमाम आंकड़ों के साथ में। अश्विनी, बताइए इस वक्त का ताजा रुझान क्या और ये आंकड़े किन इलाकों से निकल के आ रहे हैं? निश्चित तौर से देश के जनादेश का सबसे बड़ा दिन आज, जबकि जनता का जनादेश एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल के रूप में सामने आया। हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर हम उसमें देखें तो हमको 542 सीटों में से 542 के रुझान मिल चुके हैं और इसमें एनडीए एग्जिट पोलों की तरह ही ठीक सटीक नतीजे निकले हैं और एग्जैक्ट पोल भी तकरीबन वही बता रहे हैं। और एनडीए और सहयोगी दल 340 सीटों पर इस बार बड़ी बढ़त, यानी कि 2014 के मुकाबले एक बड़ी बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं मिलती दिख रही है, जिसमें बीजेपी को केवल 282 सीट और एनडीए को सीटें जो मिली थी उससे बढ़ता हुआ 300 के पार का आंकड़ा इस बार एनडीए को मिलता दिख रहा है। और यूपीए जो कि 89 सीटों पर सिमटी दिख रही है और अन्य जो राजनीतिक दल है, जो गठबंधन और अन्य राजनीतिक दल थे, उनको 113 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो निश्चित तौर से एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में और साथ ही साथ उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल पर एक बार जो जनता ने जनादेश दिया है वो इस बार 300 के पार का जो आंकड़ा दिया गया था, 300 के पार का जो आह्वान दिया गया था, वो एकदम परिलक्षित होता दिखता है और वो साकार होता दिख रहा है। तो एक बड़ा जनादेश कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है जनता जनार्दन के सामने। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो राज्यवार जो हमें नतीजे मिले हैं, केरल की अगर बात करें तो 20 लोकसभा सीटों में से यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 19 सीटें मिल रही हैं। एलडीएफ जो है उसको 1 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है और यहां पर एनडीए को खाता खुलता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़े और जो चौंकाने वाले जो राजनीतिक पंडितों को नतीजे दिख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 57 सीटें साफ तरीके से मिल रही हैं और महागठबंधन अब तक के हासिल रुझानों के मुताबिक 22 पर सिमट रही है। यानी कि ऐसे सभी जो राजनीतिक पंडित थे जो वहां पर कयास लगा रहे थे वो अलग दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 48 के रुझान है। एनडीए यहां पर 44 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस को करारा झटका लगा है और तीन सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वहां पर सिमट रही है और अन्य के हासिल अन्य जो है 0। यानी कि अगर देखें तो महाराष्ट्र में भी एनडीए को बढ़त मिली है, उत्तर प्रदेश में भी अप्रत्याशित बढ़त मिली हुई है। तो निश्चित तरीके से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों राज्यों के दोनों बड़े राज्य हैं जहां से बड़ी सीटें आती हैं, वहां पर एनडीए को एक निर्णायक बढ़त मिली हुई है। अन्य अगर राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के अलावा, महाराष्ट्र के अलावा, केरल के अलावा अगर देखें तो वहां भी एक बढ़त मिली हुई है। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो पूरी की पूरी स्थिति है वो
बेहतर हुई है। तो अगर देखें तो अब तक जो रुझान मिले हैं वहां पर एनडीए को 2014 के मुकाबले जबरदस्त बढ़त है, और वो बढ़त जो नारा दिया गया था बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा कि अब की बार 300 के पार, तो वो साकार होता दिख रहा है। वापस चलते हैं हम अपने सहयोगी स्टूडियो की तरफ, जहां पर आर्येंद्र और गौतम मौजूद हैं। शुक्रिया अश्विनी इस तमाम अपडेट्स को हमारे साथ देने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने नारा दिया था कि कहीं ना कहीं अब की बार 300 के पार, और वो उस प्रकार के आंकड़े के प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ते हुए गौतम दिखाई पड़ रहा है। He was in Maharashtra the last time around, when he was just closing up, and if I could ask you, Ashok Tandon, about it, quite worrisome for a party like the NCP there, which is confined to that state in partnership with the Congress for so many years, but getting diminishing returns every election. See, in Maharashtra, Congress was a dominant part of the alliance with NCP. NCP is nothing but Sharad Pawar, and I think his daughter is still leading from Baramati. But gradually, the Congress leadership in Maharashtra has been decimated. Therefore, they had to even field, whosoever the senior leader they had, they all were fielded. Just to at least salvage the situation. But unfortunately, the decline in Maharashtra Congress leadership is one of the reasons why BJP is in fact improving upon its 2014 tally, which was not expected. Even pollsters never said that BJP will improve upon in Maharashtra. And even Ashok Chavan was trailing, I am not sure, till the last moment. And there's only leader who is actually even the face for the next year, or rather this year's later assembly election. Even he is trailing. So therefore, I think in Maharashtra it's a gradual decline of the Congress leadership, and also in spite of the fact that in the last 5 years Shiv Sena was not very comfortable with the BJP, and there have been very unpleasant statements coming from Shiv Sena, and people were in fact worried whether this alliance will remain intact. But the alliance remained intact, and they fought together, and therefore the results are actually an improvement upon the 2014 elections. And Maharashtra incidentally is going to poll for the assembly election later this year. Right, so writing is very clear on the wall as far as Maharashtra is concerned. बिल्कुल, और इस बीच हमारे तमाम सहयोगी भी तमाम राज्यों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सिंह हमारे साथ में इस वक्त अमेठी से मौजूद हैं। इसके अलावा गिरीश निशाना है हमारे साथ में दिल्ली से, और चंद्रशेखर हैं देहरादून से। सबसे पहले विकास, मैं आपका रुख करूंगा अमेठी से। अमेठी में स्मृति ईरानी की बढ़त किस प्रकार की एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत देती है? क्या बीजेपी इस किले को ढा सकती जो कि कांग्रेस के गढ़ के तौर पर रहा है? जी बिल्कुल, शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से स्मृति ईरानी बढ़त लिए हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से पीछे चल रहे हैं। गांधी परिवार का गढ़, कभी यहाँ पर लाखों की जीत दर्ज होती थी इस परिवार की सीटों पर, और इस तरीके से अभी 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं 2 राउंड की मतगणना के बाद। और लगातार जिस तरीके से मतगणना चल रही है, जिधर से रुझान आ रहे हैं कि एक विधानसभा वार, उसमें कुछ न कुछ अंतर है, थोड़ी थोड़ी बढ़त स्मृति ईरानी को मिलती जा रही है। और आपको बात बताएं आनंद कि जिस तरीके से पिछली बार का अगर हम चुनाव की तुलना करते हैं, 2014 में स्मृति ईरानी यहाँ पर आई थी चुनाव लड़ने, तब राहुल गांधी के मुकाबले में मात्र 1.25 महीने उन्होंने यहाँ पे प्रचार किया था, और जो राहुल गांधी की बचत बढ़त 3 लाख से ऊपर हुआ करती थी, वो 1,07,000 में सिमट गई थी। उसके बाद से लगातार स्मृति ईरानी अमेठी आती रही, यहाँ के विकास कार्यों से जुड़ी रही, यहाँ के चुनाव प्रबंधन से जुड़ी रही, कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोड़ा, और वो कहीं ना कहीं वो मुहिम रंग लाती नजर आती है। और जिस तरीके से यूपीए कार्यकाल की अगर बात करें, अमेठी में गांधी परिवार का गढ़ रहा है, एक समय लंबा अरसा जो है कह रहे सरकार ने राज किया है, कांग्रेस की सरकार ने। और लेकिन अमेठी को जिस तरीके से रोल मॉडल की बात कही जाती थी, यहाँ के लोग जिस तरीके से विकास होना चाहिए उससे कहीं पीछे रहते थे। पिछले 10 सालों में जब यूपीए की सरकार थी, अमेठी की सड़कें सबसे ज्यादा बदहाल होती थी आसपास के जिलों से। Definitely, and that I guess is speaking in terms of how the count is going right now. Smriti Irani is still leading Rahul Gandhi by at least 3,000 votes. Let me also bring in Girish Nishana very quickly. Girish, what's the story in Delhi? It seems that even if the Aam Aadmi Party and the Congress had come together, perhaps all 7 seats might still go to the BJP. But I'll come back to you with that question. Ravi Shankar Prasad is addressing the media. Let's listen in. मैं औपचारिक तो जनता को प्रणाम करूंगा अंतिम निर्णय आने के बाद, लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि पटना साहब की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रभावी, प्रामाणिक
रूप से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और आज जो पटना साहब की हवा है, वही हवा मेरे प्रदेश बिहार की भी है और वही हवा आज पूरे देश की है। ऐतिहासिक रूप से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा एनडीए की विजय हो रही है। मैंने अपने चुनाव का मुद्दा पटना साहिब में रखा था, आशा बनाम अवसरवाद। और शायद पूरा देश एक तरफ अवसरवादी महागठबंधन था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आशा की ओर देश बढ़ने का विश्वास था। और जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश ने काम किया, केंद्र सरकार ने काम किया, और जिस तरह एनडीए की एकजुटता दिखाई पड़ी बहुत ही प्रभावी रूप से, तो भाजपा ने, एनडीए ने बहुत ही प्रभावी विजय हासिल की है। बिहार में 40 में 37 जगह हम लोग लीड कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी बहुत उत्साहवर्धक है। बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, ये नए क्षेत्र हैं जहां भाजपा बहुत अच्छा कर रही है। और उत्तर भारत, पश्चिम भारत, ये सब जो इलाके थे हमारे विजय के, वहां भाजपा का परचम एनडीए के साथ बहुत ही प्रभावी रूप से लहरा रहा है। तो मैं बाकी तो विस्तार से चर्चा दिल्ली से होगी, वहां से कमेंट किया जाएगा। लेकिन आज के दिन मैं अपने नेता प्रधानमंत्री जी को बहुत ही विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि 30 वर्षों के बाद दोबारा उनकी अगुवाई में एनडीए भाजपा को बहुमत मिल रहा है और ये बहुमत 2014 से भी अधिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को स्वयं भी बहुमत मिल रहा है और वो भी बहुमत संकेतों के मुताबिक 2014 से अधिक है। तो इस चुनाव के दो नतीजे हैं, ईमानदारी से काम करो तो देश आशीर्वाद देता है, देश में आशा आत्मविश्वास जगाओ और काम को जमीन पर उतारो तो देश आशीर्वाद देता है। और तीसरी बात, हल्के आरोप, हल्की आलोचना, अस्तरहीन आलोचना देश कभी स्वीकार नहीं करता है। ये इन नतीजों ने बताया है। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। क्या लगता है इस चुनाव में धन्यवाद। जातीय बंधन टूट रहा है? Very quick statement there by Ravi Shankar Prasad saying that it is a victory that was was writing on the wall with the kind of campaign that was run by the opposition, and he said that the opposition should take a lesson from that as well and not run the kind of campaign that they ran targeting people and especially the Prime Minister. He said halki alochana nahi karni chahiye. Let me take us back to my colleagues. They are with us as well. Girish Nishana, I was coming to you, asking you, even if the Congress and the AAP had gotten together in Delhi, the way it looks now, all 7 seats seem to be going to the BJP, and that would have still remained the case. देखिए गौतम, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर 2014 के लोकसभा चुनावों के अंदर भी दिल्ली की 7 सीटों पर दिल्ली की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया था और 7 सीटें दिल्ली के अंदर भाजपा की जीत कर आई थी। और एक बार फिर से अगर अभी तक की बात की जाए तो 7 सीटों पर जो रुझान है वो सभी में भाजपा पर ही 7 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए गौतम, तो यहाँ पर जो मनोज तिवारी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो 1,40,000 के मार्जिन से मतलब कि वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो काफी एक बड़ी बढ़त है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर शीला दीक्षित है, उनको केवल 99,000 वोट यहाँ तक पड़े हुए हैं। सभी की नजर इस सीट के पर मुख्य रूप से गड़ी हुई थी, क्योंकि हर किसी का कहना था कि दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीत सकती हैं। लेकिन यहाँ भाजपा पर एक बार फिर से लोगों ने यहाँ पर विश्वास जताया, दिल्ली के मतदाताओं ने एक बार मोदी सरकार पर फिर से भरोसा जताया और फिर से दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटें एक तरह से कहें कि
फिर से भाजपा को दी है तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो सेकंड पोजीशन की जो लड़ाई थी, जो दूसरे नंबर की लड़ाई थी, उसके अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही थी। लेकिन 5 सीटों पर दिल्ली के अंदर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जबकि केवल 2 ही सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है। दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली, ये 2 सीट हैं जहां पर केवल जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि बाकी 5 अन्य सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर की लड़ाई में कहीं ना कहीं आप भी पिछड़ती नजर आ रही है। एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सियासत पे खड़ा होता है इन नतीजों के बाद में, आखिर क्या निकल के आता है। अब जल्दी से रुक करेंगे, चंद्रशेखर हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ में बने हुए हैं। चंद्रशेखर, उत्तराखंड की 5 सीटें 2014 में भी बीजेपी की झोली में गई थी, इस बार भी ऐसा ही कमोबेश नजर आ रहा है, क्या बड़ी वजह देखते हैं आप इसके पीछे? चंद्रशेखर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आरेंद्र, बहुत सही आपने कहा कि 2014 में भी ये कमोबेश I'll have to stop you for a moment, Chandrasekhar. We have some breaking news coming in. The Sri Lankan Prime Minister has congratulated Prime Minister Modi for his election victory. So even from at the international level,